मोहब्बत की पहचान। पहले दिन जब उसने वकर को देखा तो वो उसे देखते ही रह गई थी। आसमा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये वकर है। वकर उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी, जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हो और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बार शाहिदा की कॉफ़ी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी बज़ाहिर उस बेगानगी के अंदर वही यगानगर उन दोनों को महसूस हो रही थी। ये पहले निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था। जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं, बहुत लंबी लंबी बहसें की है, आदत ख्यालत और जाति पसंद के ताने वाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उस पर भी रोग को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही डरने लगती है। वो डर जो दिल ही दिल में अंदर बन जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग अपने अपने कमरों में अकेले आराम सुकून और सहन से बैठे हुए भी यूँ महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में वक्त और एहसास के एक ही साने में वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अजरा को अपने बिस्तर पर अकेले लेते लेते एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकर झुका हुआ है। घबरा कर उसने बेडशीट दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई ना था, फिर भी वो घबरा सी गई, लजा सी गई। उसे एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज वकर को मालूम हो गया। तीसरी बार जब वकर से रऊफ की दावत पर मिली तो वह रख्तियार उसकी आंखें झुक गई और रख्तसारों पे रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत साफ है। वकर और अजरा को एक दूसरे के करीब आते ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों जिद्दी और मगरूर थे, रास्तबाज और मेहनती, ना किसी से दबने वाले ना किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किसी कदर का बहस भी थे और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे तलिबे इल्म थे और यूनिवर्सिटी के सीधा स्कॉलर में उनका शुमार होता था और आजकल साइंस में फलसफे से कहीं ज़्यादा बहस करने का मौका है। इस पर तुरिया ये कि दोनों बाजीगर खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही सांसे और ठापे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालत के महबूब पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग ना होंगे। ये पहचान 3-4 साल तक चलती गई और गहरी होती गई। इस अरसे में वकर IAS के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अजरा भी नेशनल लेबोरेटरीज में मुलाजिम हो चुकी थी और अपने महबूब मौजू हिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। जिंदगी उन दोनों के लिए बाहर के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से 7 रोज पहले अजरा के मुंह से नहीं निकल गया। वर्षों बाद आज भी जब वो वाक्य को याद करती है तो उसे उस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ इस नहीं पर जमे और अरे रहने पर हैरत होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के एक घने कुंज में खास पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे जिनके ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांका जाता है। कोई कश्ती साहिल से गुजर जाती है, कोई पार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सर रखकर हंस रही है। उसकी हंसी सफेद बदल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा कयामतें आती रहेगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे, इस गज जमीन के लिए, कभी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है। बदल के सफेद टुकड़े की तरह झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई चाहत के बाजू पर सर रखे हुए आसमान को तकती हुई दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे से मीठे सेहत भरे लम्हे वो बहस शुरू हुई थी। वकर ने उसे मशवरा दिया था कि शादी के बाद अजरा नेशनल लेबोरेटरीज में काम करना छोड़ दे। वकर अब IAS में आ चुका है। खुदा के फजल से हर तरह की फरागत उसे हासिल है। अब अजरा को इस्तीफा दाखिल कर देना चाहिए। चंद दिनों में उनकी शादी होने वाली है। अजरा के मुंह से ना निकल गई, नहीं वो अपनी मुलाजमत कभी तर्क नहीं करेगी। मुलाजमत करने की ज़रूरत क्या है, उसे एक काम पसंद है, वो रिसर्च करना चाहती है। शादी का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि औरत मर्द की गुलाम को होकर रह जाए। खरीदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगता है, खाना गोबर से पकाएगा, पानी नल से आएगा, झाड़ू बुहार झाड़ू पोछ का काम मनियार करेगी, बाकी रह के आ गया सोफे पर एक उम्दा साड़ी पहनकर शोहर की राह रखना। ये काम कौन सा मुश्किल है। दफ्तर से आते ही 7 मिनट में साड़ी बदलकर मुंह हाथ धोकर दरवाजा पर टंगी हुई एक रोशन मुस्कुराहट की तरह खड़ा हुआ जा सकता है। जूजू वो बात करते गई, बहस उलझती ही गई। अजरा को अंदाजा हो रहा था कि बहस गलत रास्ते पर जा रही है, मगर जोश के आलम में वो भी बोलती चली गई। बहस के दौरान उसे ये भी एहसास हुआ कि वो घर और उसकी जिम्मेदारी और उसके एहसास की अहमियत को महज बहस की खातिर कम करती जा रही है। कुछ ये भी एहसास होने लगा कि वैसे वकर की दलील में वजन ज्यादा है। इस बात से वो और भी बिफर गई। उसके लहजे में तलखी आने लगी। फिर उसे ये महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसे मामले को संभाल लेनी चाहिए, मगर वो एक नाज जो उसके मुंह से निकली तो निकलती ही चली।
और वो बहस के दौरान मस्जिद का उस बहजी से काम लेने लगी। वकार फिर सारी जिंदगी को सरकार गुस्से से काम लेने लगा। तुम्हें यह नौकरी छोड़ देनी होगी, तुम मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं दे सकते। अजरा के लहजे में आंसू आने लगे। वो और भी अपने अकीदे पर सख्त होती गई। किसी कीमत पर मैं ये मुलज़मत नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी हो या ना हो, मैं अपना काम बंद नहीं करूंगी। यकायक अजरा ने अपना फैसला दे दिया और बहस एकदम बंद हो गई। दस्तरखान लपेट दिया गया। खामोशी में झील के किनारे बर्तन धोए गए। एक कश्ती मर्दों औरतों की हंसी से भरी हुई शरीर बच्चों के किलकारियों से मामूर करीब से गुजरती जा रही थी। अजरा का जी सहा वो हाथ बढ़ा के इस कश्ती को रोक ले, वरना ये सब बच्चे चले जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी। मगर उसके दिल में इतना गम और गुस्सा और गुरूर भरा हुआ था कि वो कुछ ना कर सकी। टिफिन के एक खाली बर्तन को हाथ में लिए पानी में खंगालती रही और पानी अल्मुनियम की दीवारों से एक बेमानी फिक्रे की तरह टकराता रहा। कारी में भी उसे ख्याल आया कि वो वकार की बात मान जाए, अपनी जिद तर्क कर दे, एक कमजोर लम्हे का सहारा लेकर अपने आप को वकार की गोद में सर रख दे। मगर वो मुल्ताजी लम्हा गुजर गया और वो शैतान की तरह सख्त और मगरूर बनी। अपनी सीट पर वकार से अलग बैठी रही, हताश ये कि उसका छत आ गया। वकार अलीफ और अजरा की शादी नहीं हुई। वकार अपनी पोस्टिंग पर तन्हा ही चला गया। अजरा ने भी किसी दूसरे बड़े शहर में ट्रांसफर करवा लिया। बहुत से साल गुजर गए, दिल बुझ सा गया। वकार अब भी अजरा को याद आता है। तन्हा रातों में जिंदगी के उजर और तविल लम्हों में वकार की जुदाई बहुत खलने लगी। मर्द तो बहुत थे और 1000 तनख्वाह पाने वाली औरत के लिए मर्दों की क्या कमी हो सकती है। मगर वो दूसरे मर्द से शादी तो जब करे जब वकार को किसी तरह भूल जाए, और वो कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं। अजरा ने शादी नहीं की, मगर उसने 7 माह का यतीम बच्चा गोद लेकर पाल लिया। मुन्ना भी अब 4 साल का हो चुका था और अपने बाप को पूछता था, अम्मी अब्बू कहाँ है? कनाडा गए हैं। कनाडा कहाँ है? यहाँ से बहुत दूर है। कब आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबके अब्बू तो रात को घर आते हैं, मेरे अब्बू क्यों नहीं आते? वो लाजवाब होकर चुप हो जाती, मगर मुन्ना पूछता ही रहता। कंदूर गार्डन में जब उसे दाखिल कराने का सवाल आया तो मुन्ने के बाप का नाम पूछा गया। एकदम से अजरा की तकसी गई, फिर आहिस्ता से बोली, वकार हुसैन। नाम लिख लिया गया। मुन्ने के दिल पर दर्द भी हो गया। उसी रात मुन्ने ने अपनी अम्मी के गले में बाहें डालकर पूछा, अम्मी क्या मेरे अब्बू का नाम वकार हुसैन है? हाँ बेटा। अजरा की आंखों से आंखों छलकने लगे। देखने में कैसे है मेरे अब्बू? मुन्ने ने दूसरा सवाल किया। अजरा बात को ख़त्म करने की खातिर एक ट्रंक खोलकर उसमें से वकार की एक तस्वीर निकल कर लाई और मुन्ने के हाथ में दे दी। मुन्ना देर तक उस तस्वीर को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने अब्बू की तस्वीर को अपने नन्हे से सीने से लगा लिया। फिर तस्वीर का मुंह सूंघकर बोला, मेरे अब्बू, मेरे अब्बू। अजरा ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगी, मगर मुन्ना नहीं रोया। वो मर्द था। और जब अजरा के आंसू खत्म हो गए तो उसने गंभीर और संजीदा लहजे में अजरा से पूछा, अम्मी क्या अब्बू तुमसे खफा है? अजरा ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। मुन्ना देर तक अपनी अम्मी को गौर से घूरता रहा। उसके मासूम भोले चेहरे पर दोनों अब्रुओं के दरमियान सोच की एक गहरी लकीर बन गई थी। मुन्ने ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, रो नहीं अम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें अब्बू के पास कनाडा लेकर चलूंगा। कनाडा? वकार तो हिंदुस्तान में था कहीं पर। उसे ये भी नहीं मालूम था कि अजरा कहाँ पर है। ये भी मालूम था कि कहीं पर उसके एक बेटा भी पैदा हो चुका है। ये भी नहीं मालूम था कि उस बच्चे ने अपने कमरे में दीवार पर उसकी तस्वीर टांग ली है और उससे बातें करता है। वकार को यह सब कुछ मालूम नहीं था, मगर शादी उसने भी नहीं की। अभी जख्म भरा नहीं था। कुछ ये भी महसूस होता था कि जो औरत इस दुनिया में उसके लिए थी, जो सही मायने में उसकी साथी हो सकती थी, उसको उसने अपनी जिद में खो दिया। आज भी उसे एहसास था कि बात उसी की सही थी। दलील जायज़ और वजनी, मगर वो जो अपनी बात मनवाने के लिए तुल गया था, उसी एक बात ने शायद अजरा को उससे बरगश्ता खातिर कर दिया था। वो अगर उसकी मुलाजमत तर्क करने पर इस कदर इसरार ना करता तो यकीनन अजरा भी इतनी जिद ना करती। मुमकिन था कुछ अरसे के बाद खुद ही छोड़ देती, या बच्चा होने के बाद तो ज़रूर ही खुद से ये मुलाजमत छोड़ देती। एक ज़रा सी बात के लिए अपनी मर्द की बेहुदा खुदी की खातिर वकार ने अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। यह एहसास दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अंदर ही अंदर वकार अपनी गलती पर पश्चाताप खाता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बरस गुजरते गए। क्या ज़बानी इसी तरह गुजर जाएगी? तब वो अयास उवास आदमी नहीं था। वो घरेलू सुकून पसंद एक ही औरत वाला मर्द था। इधर उधर के ताक जोक से वो घबराता था। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अजरा, उसके बच्चों और उसके घर का तस्वीर किया था, और जब उसे वही घर नहीं मिला तो उसने भी शादी का ख्याल तर्क कर दिया और अपने आप को अपने काम में गौर कर दिया।
एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे, मौसम बहुत खराब और तूफानी हो रहा था। उसके जहाज को रास्ता बदलकर हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बेहद खराब हो रहा था। मालूम हुआ रात यही कटनी पड़ेगी। सब मुसाफिरों को रात के क्याम के लिए रिच होटल ले जाया गया। हैदराबाद आने का उसे मौका मिला था। चाय पीकर वो बाहर निकल खड़ा हुआ। हवा में चक्कर और खुनकी के असर थे। कसीब बादलों की गहरी सिलबटों में डूबते हुए सूरज की सुर्खी थी। सड़क पर घास तिनके और इमली के खुश्क पत्ते उड़ रहे थे। वॉकर ने अपने कोट के कॉलर उसे कर लिए और उस सड़क पर हो लिया जो एक उसी पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे अपना रास्ता काटती हुई नीचे को जाती थी। कुछ देर के बाद वो हैदराबाद को सिकंदराबाद से जुदा करने वाले निजाम ताल पर था और मीलों तक फैले हुए पानी का नजारा कर रहा था। बांध की सड़क पर घूमता घूमता वो किसी दूसरी सड़क पर घूम गया। फिजा में अजीब उदासी थी। सड़कों पर रोशनी हौसली थी, मगर चक्कर चढ़ा माहौल में ये जर्द रोशनी मायूसी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे जिनकी निष्पकदे आदम दीवारों से बोगनवेलिया की फुलदार शाखें जंग रही थी। कहीं कहीं पर अमलतास और इमली के पेड़ शाखों से शाखें मिलाए उसके सर के ऊपर उसके खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ नजर आते थे। एक आदमी एक मेली सद्दर ओढ़े एक पान वाले से बीड़ी का एक बंडल खरीद रहा था और करीब के दिलशाद होटल के मेले माहौल से एक ट्रांजिस्टर के गैर जाती संगीत की आवाज़ आ रही थी। मौसीकी अगर जाती ना हो तो महज मशीन का शोर बनकर रह जाती है। बहुत सी मौसीकी जो वो आजकल सुनता है खाली बटनों की आवाज़ मालूम होती है। गाने वाले की आवाज़ और सुनने वाले के कान का ताल्लुक बाकी है, मगर रूह का ताल्लुक गायब हो चुका है। ऐसी मौसीकी ऐसी शादी से मुसावो है जो अखबारी इश्तिहारों के जरिए सारे अंजाम पाती है। एक बार उसने बड़े गुलाम अली खां को एक छोटी सी महफिल में अपने आंखों के सामने गाते हुए सुना था। फिर उनके किसी रिकॉर्ड में वो मज़ा ना आया। एक बार उसने मोहब्बत भी की थी, फिर शादी के किसी पैगाम में वो मज़ा ना आया। एक बार वो सोचता सोचता सलता सलता रुक गया। किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा था। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा कोई 4 साल की उम्र का एक बच्चा है और उसकी पतलून को पकड़े हुए उसकी तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा है। क्या है बेटे? उसने बड़ी नरम आवाज़ से पूछा। आपका नाम क्या है? मुन्ने पूछा। वकार हुसैन, उसने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटे? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वकार हुसैन हैरानी से इस 4 साल के बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद ना आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता था। मुन्ने ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। फिर दोनों हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे घर चलो, तुमको वो तस्वीर दिखाता हूँ। वकार हुसैन ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीमतरीक बंगले के बगीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बगीचे के गिर्द एक नीम दायरा बनाती हुई रबिश पर घूमकर बंगले के पोर्च में आ चुके थे। मुन्ने ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी, अब्बू आ गए। अर्जरा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, फिर थक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर वकार को पहचान कर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं, अब वो कभी ना नहीं करेगी।